देर रात रेगिस्तान के बीच अपना ट्रक चलाते हुए मैं वापस यार्ड पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वैसे जहां सारे ट्रैक्टर ट्रेलर खड़े किए जाते हैं उसे हम यार्ड कहते हैं, लेकिन उस रात मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी रूह तक को हिला दिया। मुझे हमेशा लगता था कि वो बस एक मिथ है, एक कहानी है, ऐसी चीज है जो ट्रक ड्राइवर खुद को जागते रहने के लिए सुनाते हैं। लेकिन मैं गलत था। देखिए, मैं कैलिफोर्निया के एक बहुत मशहूर शहर में स्थित रेमिंगटन ट्रकिंग कंपनी का क्रॉस कंट्री ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। मैं शादीशुदा नहीं हूं, मेरे बच्चे भी नहीं हैं, तो फिर मैंने सोचा ट्रक ड्राइवर की जॉब सही रहेगी। मेरे स्लीपर कैब में जरूरत की हर चीज थी, एक बिस्तर, माइक्रोवेव, मिनी फ्रिज, पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर और एक कॉफी पॉट। मैं ट्रक स्टॉप पर कपड़े धो सकता था, नहा सकता था, अच्छा खाना खा सकता था। और वैसे भी क्रॉस कंट्री ट्रक ड्राइवर्स बहुत पैसा कमाते हैं। मैं कैंप स्प्रिंग्स, मैरीलैंड में बड़ा हुआ था, और जब भी मैं और मेरे पेरेंट्स न्यू जर्सी में रहने वाले मेरे आंटी और अंकल से मिलने जाते थे, मेरे पापा हमेशा जर्सी टर्नपाइक का एग्जिट 7A लेते थे, यानी ट्रक रूट लेते थे। वो एग्जिट 15 तक उसी रास्ते पर चलते रहते, जहां वो रूट खत्म होकर वापस टर्नपाइक में मिल जाता था। उनका कहना था कि वो रास्ता ज्यादा जल्दी पहुंचाता है, और बस वहीं से मुझे 18 व्हीलर्स ट्रक से प्यार हो गया। कभी कभी इतने बड़े ट्रक्स को देखकर मेरी मॉम की हालत खराब हो जाती थी, लेकिन वो बस आंखें बंद कर लेती और सोने की कोशिश करती। लेकिन मुझे वो सब बहुत पसंद था। खैर, जब मैंने हाई स्कूल पास किया तब तक मुझे पता चल चुका था कि मुझे ट्रक ड्राइवर ही बनना है। तो मैंने बिलीज बर्गर बान में कैशियर की नौकरी करके थोड़ा पैसा बचाया और एक लोकल ट्रक ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले लिया। मैंने वो 6 हफ्ते का कोर्स पूरा किया और अपना CDL यानी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया। उस स्कूल ने ही मेरी नौकरी रेमिंगटन ट्रकिंग कंपनी में लगवाई थी। वो नौकरी देश के बिल्कुल दूसरे कोने में थी, लेकिन नौकरी तो नौकरी होती है, और तब से मैं यहीं हूं। खैर, मैंने अपना सामान पैक किया, पेरेंट्स को बाय कहा, अपनी कार में बैठा और कैलिफोर्निया की तरफ निकल पड़ा। मैंने यहाँ कुछ साल काम किया, उनके ट्रक्स चलाए। रोड पर होता तो कैब में सोता, नहीं होता तो शॉप में सोता। धीरे धीरे पैसे बचाए और आखिरकार अपना खुद का ट्रक खरीद लिया, एक सेकंड हैंड नियॉन ग्रीन कैनवर्थ W900। मुझे अपना वो ट्रक बहुत पसंद था। खैर, मेरे बारे में काफी हो गया। अब बताता हूं उस रात क्या हुआ था। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, अपने थेरेपिस्ट के अलावा। मैं फ्लोरिडा के एक बार में टेबल्स, चेयर्स और सिटिंग बूथ्स की डिलीवरी देकर वापस अपने घर लौट रहा था। जॉन नाम का कोई आदमी उस जगह को रिमॉडल करवा रहा था। खैर, अल्बुकर्क्यू में मैंने रूट 66 पकड़ा और घर तक का आखिरी लंबा सफर शुरू किया। रात के करीब 2:30 बजे थे। उस रात मौसम बहुत खूबसूरत था। पूरा चांद सड़क पर चमक रहा था। दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, बस मैं और सड़क की सफेद लाइनें थी। मैंने खिड़कियां नीचे कर दी ताकि रेगिस्तान की ठंडी रात की हवा कैबिन के अंदर आ सके। मैंने रेडियो ऑन किया और उसे कायोटे 102.5 क्लासिक रॉक पर लगा दिया। और हैरानी की बात यह थी कि उस रात वहां सच में अच्छे गाने चल रहे थे। करीब 1.5 घंटे तक मैं उसी सड़क पर चलता रहा, गानों के साथ झूमते हुए सफर का मजा लेता रहा। फिर धीरे धीरे रेडियो स्टेशन की आवाज टूटने लगी तो मैंने उसे बंद कर दिया। मैंने खिड़कियां खुली रहने दी और बस चलता रहा। अब बस इंजन की लगातार गूंज सुनाई दे रही थी और सड़क पर घूमते पहियों की आवाज आ रही थी। देखने के लिए सिर्फ सड़क की वही सफेद लाइनें थी। अब मुझे नहीं पता कि आपने कभी व्हाइट लाइन फीवर के बारे में सुना है। अगर सुना है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सुना तो मैं समझाता हूं। असल में यह हाईवे हिप्नोसिस जैसा होता है। यह किसी के साथ भी हो सकता है,
खासकर रात में गाड़ी चलाते वक्त। जब सड़क की लाइनें तेजी से एक फ्लैशिंग पैटर्न में आपकी आंखों के सामने से गुजरती रहती हैं, तो वो आपको जैसे हिप्नोटाइज कर देती हैं और फिर आपको याद ही नहीं रहता कि आपने कब तक ड्राइव किया या उस हालत में क्या हुआ। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। खैर, उस रात मैं भी उसी फीवर का शिकार हो गया। मुझे आखिरी चीज बस यही याद है कि मैंने रेडियो बंद किया था और फिर अचानक मैंने खुद को करीब 100 मील दूर एक ट्रक स्टॉप पर बैठे हुए पाया। मैंने पलकें झपकाई, सर झटका और खुद से कहा, मुझे कॉफी चाहिए। मैंने खिड़कियां ऊपर की, ट्रक बंद किया और अंदर चला गया। मैंने वहां की सबसे बड़ी कॉफी ली, उसमें क्रीम और शुगर डाली, बिल्कुल वैसे जैसे मुझे पसंद है। पैसे दिए और वापस अपने ट्रक की तरफ चला गया। मैं ट्रक में बैठा, कॉफी का एक घूंट लिया, कप होल्डर में कप रखा, सीट बेल्ट लगाई, ट्रक स्टार्ट किया और आंखें मलते हुए गियर डाला और फिर मैं वहां से निकल पड़ा। मैं वापस सड़क पर आ गया और खुद को जागते रखने के लिए जितनी हो सके उतनी कॉफी पीने लगा। अब हम सब जानते हैं कि कॉफी में कैफीन होता है जो हमें जागते रहने में मदद करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत ज्यादा कैफीन उल्टा असर भी कर सकता है और आपको और ज्यादा नींद आने लगती है। और करीब 10 मिनट तक लगातार कॉफी पीने के बाद मेरी आंखें भारी होने लगी। जागे रहो माइक, खुद को संभालो, तुम कर सकते हो, मैंने खुद से कहा, लेकिन मैं फिर से गलत था। हर गुजरते मील मार्कर के साथ मेरी आंखें और भारी होती जा रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि मैं धीरे धीरे सोने लगा हूं। मैंने खुद को जगाने के लिए अपना सर झटका और कॉफी कप की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उस उनिंदी हालत में मेरा हाथ कब तक पहुंच ही नहीं पाया। मैंने बस 1 सेकंड के लिए सड़क से नजर हटाई, कप को देखने और पकड़ने के लिए, और मैंने अपनी धुंधली आंखें वापस सड़क पर डाली और तभी मैंने उसे देखा, द ब्लैक डॉग। मैं रूट 66 पर कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ रहा था। आंखें भारी थीं, मुश्किल से जाग पा रहा था। मेरी हेडलाइट सामने फैले अंधेरे को चीर रही थी और तभी अचानक वो कहीं से प्रकट हुआ। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी, उसके दांत तेज और चमकदार थे, उसका शरीर शैतान की आत्मा जितना काला था और उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैं आज तक उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसका वो चेहरा हमेशा के लिए मेरे दिमाग में जल कर बस गया। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स उस पर पड़ रही थी और वो पूरी रफ्तार से सड़क की बीच वाली लाइन पर दौड़ता हुआ सीधे मेरे ट्रक की तरफ आ रहा था। होली शिट, मैं चीखा और उसी पल ब्रेक्स पर पूरी ताकत से पैर मारते हुए ट्रक को जोर से दाईं तरफ मोड़ दिया। मेरे ट्रक का सामने वाला पैसेंजर साइड वाला टायर सड़क से नीचे उतर गया, कुछ इंच घास पर फिसला और सीधा एक गड्ढे की तरफ बढ़ने लगा। उसके तुरंत बाद पीछे वाले ड्राइव व्हील्स भी सड़क से उतर गए। घबराहट में मैंने ट्रक को संभालने के लिए स्टीयरिंग को जोर से बाईं तरफ घुमाया। मुझे लगा मैं ट्रक संभाल चुका हूं, लेकिन तभी मोमेंटम और इनर्शिया ने सब कुछ बिगाड़ दिया। ट्रक का ट्रेलर जोर से ड्राइवर साइड के पिछले टायर से टकराया और पूरा कैबिन सड़क पर तिरछा फिसलने लगा। और तभी मुझे महसूस हुआ कि पूरा ट्रक अपनी साइड पर पलटना शुरू हो चुका है। मैंने जल्दी से एक छोटी सी प्रार्थना की, आंखों पर हाथ रखे और जो होना था उसे होने दिया। जैसे ही ट्रक पलटा और जमीन पर जोर से गिरा, मैं चीख पड़ा। मेरा शरीर अंदर ऐसे उछल रहा था जैसे कोई रैग डॉल हो। भगवान का शुक्र था मैंने सीट बेल्ट पहन रखी थी। मैं सोच भी नहीं सकता अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती तो मेरा क्या होता। इसलिए कहता हूं, हमेशा सीट बेल्ट पहनो। खैर, ट्रक करीब 30 यार्ड तक फिसलता रहा, लेकिन गड्ढे में नहीं गिरा। लगभग गिर ही गया था, लेकिन शुक्र है कि नहीं गिरा। चारों तरफ टूटते कांच की आवाज, घिसती हुई मेटल की डरावनी चीख, गाढ़ा ग्रे स्मोक और ट्रक के इंजन से निकलते ऑयल और दूसरे फ्लूइड्स की बदबू फैली हुई थी।
अच्छी बात यह थी कि क्रैश में गैस टैंक डैमेज नहीं हुआ था। जब वो सब खत्म हुआ, मैं अंदर लटका हुआ था, लगभग उल्टा, सिर्फ अपनी सीट बेल्ट के सहारे। जिंदा बच जाने के लिए भगवान का शुक्र मनाते हुए मैंने ऊपर हाथ बढ़ाया, ऊपर लगी एक बार पकड़ी और सीट बेल्ट खोल दी। जैसे ही मेरा शरीर नीचे गिरा, मेरे पैर गियर शिफ्ट से टकरा गए। मैंने किसी तरह अपने पैर वहां से हटाए, फिर पैसेंजर साइड विंडो के टूटे हुए कांच पर खड़ा हो गया और बार छोड़ दी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मैं डिस्पैच को कॉल करने ही वाला था कि तभी मैंने उसे सुना। मैंने दूसरे ट्रक ड्राइवर से द ब्लैक डॉग और उसके बाद होने वाले एक्सीडेंट्स के बारे में सुना था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वैसा मैंने कभी किसी से नहीं सुना था। शायद उन्होंने यह हिस्सा कभी बताया ही नहीं था, क्योंकि ये बहुत डरावना था। जैसे ही मैं वहां खड़ा था, मुझे धीमी सी गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी और हर सेकंड के साथ वो और तेज होती गई, इतनी तेज कि कान फटने लगे। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद ड्राइवर साइड के दरवाजे पर खरोचने की आवाजें आने लगी, जो बिल्कुल मेरे ऊपर था। मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मैंने ट्रक स्टॉप से निकलते वक्त खिड़कियां बंद कर ली थी, क्योंकि वही एक विंडो थी जो टूटी नहीं थी। मैंने विंडो के पार दो चमकती हुई लाल रोशनियां देखी। पहले मुझे लगा वो कोई लाइट्स हैं, लेकिन वो लाइट्स नहीं थी। ये आखिर है क्या? मैंने कहा, और तभी जमीन पर फिर एक जोरदार धमाका हुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं मुड़ा और टूटी हुई विंडशील्ड की तरफ देखा, और वहीं मैंने दो चमकती हुई लाल आंखों को सीधे मुझे घूरते हुए देखा। वो चीज मुझसे बस कुछ इंच की दूरी पर थी। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसकी थूथन फड़क रही थी, और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, अंदर बहुत सफेद दांतों की कतारें दिखने लगी। नहीं, दांत नहीं, नुकीले दांत। उसके मुंह से झाग और लार टपक रही थी। मैं चीखा और ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट के बीच से कूदकर अपने स्लीपर में चला गया, जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मेरा कंधा मिनी फ्रिज के कोने से इतनी जोर से टकराया कि मुझे लगा वो टूट गया है। मैं दर्द से चिल्ला उठा। मैंने अपना कंधा पकड़ा और अपने टूट चुके माइक्रोवेव के ऊपर बैठ गया। मैं जितना हो सके उतना झुक गया और सर नीचे की तरफ कर लिया ताकि वो मुझे देख ना सके। तभी उस चीज ने ऐसी भयानक, शैतानी, डरावनी भौंक निकाली जैसी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। यहां तक कि 80s की हॉरर मूवी डेविल डॉग्स के कुत्ते भी उसके सामने कुछ नहीं थे। अब मैं कोई बहुत धार्मिक इंसान नहीं हूं। मतलब, मैं भगवान को मानता हूं, लंबी यात्राओं में अपने साथ बाइबल रखता हूं, लेकिन मैं चर्च नहीं जाता, और सच कहूं तो मैंने कभी बाइबल भी नहीं पढ़ी थी। लेकिन उस पल मुझे अफसोस हो रहा था कि काश मैंने पढ़ी होती। खैर, तभी मुझे उस मलबे के बीच अपनी बाइबल दिखाई दी। मैंने उसे उठाया, सीने से कसकर लगाया और लगातार प्रार्थना करने लगा कि ये चीज यहां से चली जाए, लेकिन वो नहीं गई। अगले 3.5 घंटों तक मैं बीच बीच में पैसेंजर सीट के ऊपर से सर उठाकर देखता और वो वहीं खड़ा मिलता, गुर्राता हुआ, भौंकता हुआ। जैसा मैंने पहले कहा, मैंने ये कहानी कभी किसी को नहीं बताई, अपने थेरेपिस्ट को छोड़कर। और एक और आदमी था, रूस्टर। असल में उस घटना के बाद मुझे डरावने सपने आने लगे थे। मैं हफ्ते में 3 से 4 बार रात के बीचों बीच चीखते हुए उठ जाता था। उस घटना ने मुझे इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया था कि मैंने रात में ट्रक चलाना ही बंद कर दिया, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो डॉग फिर से न दिख जाए। मुझे पता था मुझे मदद की जरूरत है, इसलिए मैंने एक थेरेपिस्ट को कॉल किया। मैंने उसे वो पूरी कहानी बताई और अपने डरावने सपनों के बारे में भी बताया। उसने मुझे कहा कि मुझे PTSD हो गया है और मुझे दवाई प्रेस्क्राइब की। मैं उसे रात में लेता हूं क्योंकि उससे नींद आने लगती है। खैर,
उससे थोड़ी मदद मिलती है। अब मैं पहले जितना चीखते हुए नहीं उठता। उसने ये भी कहा कि इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को अंदर दबाए रखने की बजाय मुझे जितने लोगों को हो सके उन्हें ये कहानी बतानी चाहिए, और इसीलिए मैं ये सब यहां बता रहा हूं। खैर, वापस कहानी पर आते हैं। जैसा मैं कह रहा था, वो ब्लैक डॉग 3.5 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। अचानक मुझे किसी भारी चीज के ग्लास से टकराने की आवाज सुनाई दी। मैंने आखिरी बार सीट के ऊपर से सर उठाकर देखा और तभी वो डॉग पूरी ताकत से ग्लास की तरफ दौड़ा। अपना सर उससे जोर से टकराया और ग्लास और ज्यादा क्रैक हो गया। वो पीछे हटा, एक कान फाड़ देने वाली गुर्राहट निकाली, उसकी आंखें और ज्यादा चमकने लगीं और फिर वो दोबारा ग्लास की तरफ झपटा और इस बार ग्लास टूट गया। कांच के टुकड़े हर तरफ उड़ गए। मैं चीख पड़ा, वापस बैठ गया, बाइबल को सीने से लगाया और द लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ने लगा। मैं डर के मारे पूरी तरह टूट चुका था। फिर मैंने उसका सर पैसेंजर सीट के ऊपर उठते देखा। वो सीधे मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वो गुर्राया, पीछे हटा और मुझ पर झपटने ही वाला था कि तभी उसने दर्द से भरी एक कान चीर देने वाली चीख निकाली और बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखों के गड्ढों, कानों और मुंह से गाढ़ा ग्रे स्मोक निकलने लगा। मैं फिर से चीख पड़ा और तभी मैंने देखा वो गाढ़े ग्रे स्मोक के बादल में फट गया और हवा में गायब हो गया। मैंने हाथ से वो स्मोक हटाया, हल्की खांसी आई और तभी मुझे एहसास हुआ कि सूरज निकलना शुरू हो चुका था। मैंने सोचा शायद सूरज की रोशनी ही इस चीज को खत्म करती है। अपनी जिंदगी में मैं कभी सनराइज देखकर इतना खुश नहीं हुआ था। वो चीज, वो ब्लैक डॉग जा चुका था, लेकिन आखिर वो था क्या? मैं यही सोच रहा था। मैंने गहरी सांस ली क्योंकि मेरा डर अब धीरे धीरे कम होने लगा था। मैंने बाइबल को अपने पास पड़े माइक्रोवेव पर रखा और अपना सेल फोन निकाला। फिर मैंने डिस्पैच को कॉल किया। मैंने उन्हें अपनी लोकेशन बताई, कहा कि मेरा ट्रक पलट गया है और मैं कितनी देर से वहां फंसा हुआ हूं। लेकिन मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि असल में हुआ क्या था। डिस्पैच ने कहा कि वो एक रिकवरी रोटेटर ट्रक और एक हैवी ड्यूटी टो ट्रक भेज रहे हैं। मैंने उन्हें थैंक्स कहा, कॉल काट दी और फोन वापस पॉकेट में रख लिया। फिर मैंने एक और गहरी सांस ली, धीरे धीरे पैसेंजर सीट के ऊपर चढ़ा, हाथ बढ़ाया और अपना सीबी रेडियो उठा लिया। मैंने बटन दबाया और कहा, ब्रेकर 19, मैं वनीला माइक बोल रहा हूं। मेरा ट्रक पलट गया है, मुझे मदद चाहिए। अगर कोई सुन रहा है तो जवाब दो। मैं उम्मीद कर रहा था कि सीबी रेडियो अभी भी काम कर रहा होगा। रेडियो पर मैसेज देने के थोड़ी देर बाद ही मुझे एक जवाब मिला। हाँ वनीला माइक, रेड रूस्टर बोल रहा हूं। तुम्हारा मैसेज सुना। तुम्हारा 20 क्या है? फिर मैंने उसे अपनी लोकेशन बताई। ट्रक ड्राइवर्स की लैंग्वेज में उसी को 20 कहते हैं। खैर, करीब 30 मिनट बीते होंगे, तभी मुझे एयर ब्रेक्स की आवाज सुनाई दी। मैं सीट के सहारे खड़ा हुआ और ड्राइवर साइड विंडो से बाहर देखा। वहां एक लाल रंग का 18 व्हीलर मेरे ट्रक के ठीक पीछे रोड के किनारे खड़ा था। फिर मैं विंडो से बाहर निकला, किसी तरह हुड तक पहुंचा, वहां से नीचे जमीन पर फिसला, अपने ट्रक के आगे से घूमकर उस लाल ट्रक की तरफ चलने लगा। एक उम्र दराज आदमी जिसके लंबे लाल बाल थे ट्रक के कैब से नीचे उतरा, आधे रास्ते तक मेरे पास आया और मुझसे हाथ मिलाया। हमने एक दूसरे को अपना परिचय बताया। वो बिल्कुल विली नेल्सन जैसा लग रहा था, काउबॉय हैट और काउबॉय बूट्स पहने हुए था। खैर, उसने मेरे ट्रक को देखा और फिर पूछा कि क्या हुआ था। मैंने उसे सब बता दिया। उसने कहा, हाँ, मैंने भी उस काले हरामी को 73 पर देखा था, रात के अंधेरे में। पता नहीं कहां से आ गया था। मेरा ट्रक भी पलट गया था।
मैं लगभग अपना लोड और अपनी जान दोनों खो बैठा था। वो बहुत बदसूरत था, लेकिन एक बात है, उसने मेरी नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। तुम तो ठीक हो ना? उसने पूछा और मैंने कहा, हाँ, मैं ठीक हूं। मैं बस अंदर से थोड़ा हिल गया हूं। हालांकि मेरा कंधा बुरी तरह दर्द कर रहा था। खैर, फिर उसने मुझे अपने ट्रक में बैठने के लिए कहा और बोला कि वो रिकवरी ट्रक आने तक मेरे साथ रुकेगा। करीब 2 घंटे तक हम हर तरह की बातें करते रहे, कॉफी पीते रहे, जोक सुनाते रहे और हंसते रहे। उसके पास खुद का कॉफी मेकर भी था। आखिरकार रिकवरी ट्रक और टो ट्रक वहां पहुंच गए। तब तक करीब 10:30 बज चुके थे। उन्हें मेरा ट्रक सीधा करने में पूरे 4.5 घंटे लग गए। उस काम के लिए पुलिस वालों को एक लेन बंद करनी पड़ी और उन्होंने मुझे इनअटेंटिव ड्राइविंग का टिकट भी दे दिया। मैंने चुपचाप फाइन भर दिया, क्योंकि वैसे भी कोई जज मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। जब मेरा ट्रक वापस सीधा हो गया और टो ट्रक ड्राइवर से मुझे घर जाने के लिए राइड मिल गई, तब मैंने रूस्टर को गुड बाय कहा। वो अपने ट्रक में चढ़ा, 2 बार हॉर्न बजाया और फिर आगे निकल गया। वो अच्छा आदमी था। उम्मीद है किसी दिन फिर से मुलाकात होगी। खैर, फिर मैंने अपने ट्रक का नुकसान देखा। नुकसान बहुत भयानक था। मैं सच में बहुत लकी था कि जिंदा बच गया था। अगर ट्रक बाईं तरफ गिरता, यानी ड्राइवर साइड पर, तो मैं पक्का मर चुका होता। मैंने खुद से कहा, बस अब बहुत हो गया, मेरे लिए एक बार ही काफी था। उसके बाद मैंने कभी किसी ट्रक में कदम नहीं रखा। ट्रकिंग कंपनी का मालिक इतना अच्छा था कि उसने अपने खर्चे पर ट्रक को वापस शॉप तक टो करवाया। मैंने वो ट्रक उसके नाम कर दिया और उसने उस डैमेज ट्रक को शॉप के साइड यार्ड में खड़ा कर दिया, विंडशील्ड पर एक साइन लगाकर, जिस पर लिखा था, बिलीव द मिथ। अब भले ही मैं ट्रक नहीं चलाता या उसमें सफर भी नहीं करता, लेकिन मैं अभी भी यही काम करता हूं। अब मैं डिस्पैच संभालता हूं। पुराने डिस्पैचर ने मेरी ड्राइविंग वाली जॉब ले ली। भगवान उसका भला करे। खैर, इसमें पैसे काफी कम मिलते हैं, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। कम से कम अब मुझे उस ब्लैक डॉग को दोबारा देखने का डर नहीं है। अब मैं ड्राइवर्स को उनके लोड असाइन करता हूं, मैपिंग इंफॉर्मेशन देता हूं, ये सुनिश्चित करता हूं कि सामान सही तरीके से लोड हुआ हो, और ऐसे ही बहुत सारे काम करता हूं। अब आखिर में मैं बस उन सभी ट्रक ड्राइवर से एक बात करना चाहता हूं। अगर आपको लगे कि आपकी आंखें भारी हो रही हैं और सड़क पर ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा है, तो प्लीज 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 मुझसे वादा करो कि तुम रुक जाओगे। सड़क किनारे गाड़ी रोक दो, किसी गैस स्टेशन पर रुक जाओ, कहीं भी रुक जाओ, क्योंकि द ब्लैक डॉग कोई मिथक नहीं है, कोई कहानी नहीं है। वो डॉग सच में मौजूद है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, और उसका काटना मौत से भी बदतर है। मेरे फादर अर्ली रिटायरमेंट लेने से पहले ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे। मेरे बचपन में कई बार ऐसा होता था कि मैं उन्हें हफ्तों तक देख नहीं पाता था, क्योंकि उनकी जॉब उन्हें सदर्न स्टेट्स में इधर उधर ले जाती रहती थी। लेकिन उनके पास कहानियों की कभी कमी नहीं थी। एक खास रात मेरे फादर, जैक थॉमसन, उन्होंने थोड़ी ज्यादा विस्की पी ली थी, और उसी रात उन्होंने मुझे बताया कि आखिर उन्होंने ट्रकिंग इंडस्ट्री क्यों छोड़ी और क्यों उन्होंने अपनी कसम खाकर मुझे ट्रक चलाने से मना किया था। उन्होंने विस्की का एक घूंट लिया और फिर कहानी शुरू हुई। सूरज धीरे धीरे जॉर्जिया के होराइजन के नीचे डूब रहा था और पाइन ट्रीज के पीछे छिपता जा रहा था। उनकी लंबी परछाइयां सदर्न स्टेट की घुमावदार सड़कों पर फैल रही थी। मैं एक एक्सपीरियंस ट्रक ड्राइवर था और अपनी जिंदगी में बहुत अजीब चीजें देख चुका था। जैसे हर ट्रक ड्राइवर के पास कुछ न कुछ अजीब कहानियां होती हैं, वैसे ही मेरे पास भी थी। मैं अपने ट्रक को ढलती रोशनी में आगे बढ़ा रहा था। इंजन की लगातार गूंज और कीड़ों की रात वाली आवाजें मिलकर एक अजीब सी शांति दे रही थी।
मुझे ये रूट हमेशा से पसंद था। मैं उस सड़क पर ना जाने कितनी बार चल चुका था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। जैसे ही मैं हाईवे 27 के एक सुनसान हिस्से के करीब पहुंचा, सड़क के किनारे खड़े लंबे पाइन ट्रीज ऐसे लगने लगे जैसे वो मेरे ऊपर झुक रहे हों और उन्होंने मिलकर अंधेरे की एक सुरंग बना दी हो। आसमान क्रिम्सन और इंडिगो रंगों में बदल चुका था और हवा अचानक बहुत भारी महसूस होने लगी थी। एक पल के लिए मेरे मन में डर आया, लेकिन मैंने उसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। मैं काफी देर से ड्राइव कर रहा था। मैंने कॉफी का एक घूंट लिया और स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ लिया। मेरा दिल लगभग सीने से बाहर आ गया जब अचानक रेडियो में खरखराहट हुई और दूसरे ट्रक ड्राइवर लैरी की आवाज सुनाई दी। वो भी इसी रूट पर था। हे जैक, क्या तुम्हें भी महसूस हो रहा है? आज रात इस सड़क पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं घबराहट में हल्का सा हंसा और उस बेचैनी को देर रात और सुनसान हाईवे का असर मान लिया। शायद ये सन्नाटा हमारे दिमाग से खेल कर रहा है लैरी। ऐसी सड़कें अक्सर दिमाग को भ्रमित कर देती हैं। लेकिन लैरी की आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। नहीं जैक, मैं इस रूट पर इतनी बार चला हूं कि गिन नहीं सकता, लेकिन ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ। अपनी आंखें खुली रखना। जैसे जैसे मील गुजरते गए, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। जंगल ऐसा लग रहा था जैसे सड़क को निगलने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ किसी खामोश पहरेदारों की तरह करीब आते जा रहे थे। बस मेरे ट्रक के टायर्स की सड़क पर पड़ती लगातार आवाज ही सुनाई दे रही थी। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में देखने लगा और तभी मैंने दूर 2 हेडलाइट्स देखी जो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। तभी रेडियो में स्टैटिक की आवाज आई और फिर लैरी कांपती हुई आवाज में बोला, जैक, उस ट्रक में ड्राइवर ही नहीं है। उसकी ड्राइविंग सीट खाली है। वो ट्रक धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। वो एक पुराना टूटा फूटा ट्रक था जिसका पेंट लगभग मिट चुका था और उसका हॉर्न लगातार बज रहा था। उसके फ्रंट बम्पर पर रेनेगेड लिखा हुआ था और उसे देखकर मेरी आंखें अविश्वास में सिकुड़ गईं। उस ट्रक को सालों पहले इन्हीं सड़कों पर हुए एक भयानक एक्सीडेंट के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने सोचा, ये तो नामुमकिन है। वो ट्रक तो अब किसी जंकयार्ड में सड़ रहा होना चाहिए। वो ट्रक और करीब आने लगा। उसकी हेडलाइट्स सड़क पर एक अजीब डरावनी रोशनी फैला रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके साथ हुई पुरानी ट्रेजेडी का बोझ अब भी उसके अंदर जिंदा हो। जब वो मेरे पास से आगे निकला, मैंने ड्राइवर सीट पर एक धुंधली सी आकृति देखी जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। फिर उसकी टेल लाइट झिलमिलाई और वो रात में गायब हो गया और मुझे खामोशी में जड़ छोड़ गया। हवा में एक अनकही बात तैर रही थी कि अभी अभी कुछ अलौकिक हमारी जिंदगी से होकर गुजरा है। मैं आगे बढ़ता रहा, तभी अचानक घना कोहरा सड़क पर फैलने लगा और सामने का रास्ता गायब हो गया। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स उस कोहरे को चीर रही थी और उसी में कुछ भूत जैसी आकृतियां दिखाई देने लगी जो नजरों के किनारों पर नाचती हुई लग रही थी। चारों तरफ धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। दूर से आती हुई अस्पष्ट आवाजें सुनाई देने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैं चलता रहा जबकि कोहरा मेरे चारों तरफ और घना होता जा रहा था, जैसे किसी भी पल मुझे निगल लेगा। अचानक रेडियो फिर से बोला और इस बार लैरी की आवाज में घबराहट साफ थी। जैक, तुम्हें वहां से निकलना होगा। ये कोहरा नॉर्मल नहीं है। मुझे चीजें दिख रही हैं, ऐसी चीजें जिन्हें मैं समझा नहीं सकता। मेरी सांस गले में अटक गई क्योंकि मैंने कोहरे के अंदर कुछ परछाइयों को हिलते हुए देखा। लैरी की आवाज में अब घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। लैरी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आखिर यहां हो क्या रहा है? लेकिन लैरी जवाब दे पाता उससे पहले ही रेडियो में दर्जनों टूटी फूटी आवाजें गूंजने लगी। डरावनी फुसफुसाहटों का
एक पागल कर देने वाला शोर आने लगा। मेरा दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था, जबकि मैं स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए था और कोहरा एक अभेद दीवार की तरह मेरे चारों तरफ बंद होता जा रहा था। सड़क लगातार मुड़ रही थी और उस डरावने माहौल में मैं पूरी तरह दिशाहीन हो चुका था। मुझे ऐसी चीजों की झलक दिख रही थी जो शैतानी थी, जिन्हें मैंने अपने सबसे भयानक सपनों में भी नहीं देखा था। जैसे बहुत पहले मर चुके यात्रियों की विकृत परछाइयां हों। फुसफुसाहटें अब और तेज हो गई थी और उनमें बनने वाले शब्द मेरी समझदारी को अंदर से नौचने लगे थे। मैंने अचानक ब्रेक्स पूरी ताकत से दबा दिए, क्योंकि कोहरे के अंदर से सफेद कपड़े पहने एक औरत मेरे ट्रक के सामने आ गई। मेरा पेट जैसे उलट गया और मैं वहीं उल्टी करने लगा। मुझे यकीन था मैंने उस औरत को टक्कर मार दी है, लेकिन जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो पीछे खड़ी थी, जैसे वो ट्रक के आर पार निकल गई हो, मानो वो खुद उस कोहरे का हिस्सा हो। रेडियो फिर से बोला, लेकिन इस बार डिस्टॉर्शन की वजह से लैरी की आवाज पहचान में नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं कोहरे से बाहर निकला, रियर व्यू मिरर में दिख रही वो औरत और बाकी डरावनी आकृतियां गायब हो गईं और फुसफुसाहटें भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। सामने सड़क फिर से सामान्य लगने लगी। चांद की डरावनी रोशनी सड़क पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरी उस अलौकिक यात्रा के निशान अब भी वहां मौजूद हों। जैसे जैसे मैं आगे ड्राइव करता रहा, मुझे समझ आ गया कि मैंने कुछ ऐसा देखा है जो जीवित दुनिया से परे है। वो ट्रक, वो कोहरा, वो भूत जैसी आकृतियां सब मेरे दिमाग में ऐसी चिपक गई थी जैसे कोई कैंसर हो। रेडियो पूरी तरह खामोश था। लैरी की आवाज हमेशा के लिए स्टैटिक में खो चुकी थी। हाईवे मेरे टायर्स के नीचे आगे बढ़ता जा रहा था, मुझे उस हॉन्टेड सड़क से दूर ले जा रहा था। रात आगे बढ़ती रही, लेकिन उस सुपरनैचुरल एनकाउंटर का बोझ अब भी मेरे साथ चिपका हुआ था। जो सड़क कभी सामान्य और जानी पहचानी लगती थी, अब उसके अंदर ऐसे राज छिपे थे जो इंसानी समझ से बाहर थे। और जब मैं उस अंधे अनजान इलाके से बाहर निकल रहा था, मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर लैरी के साथ क्या हुआ? क्या वो सच में उसी रूट पर था या नहीं था? और सदर्न हाईवेज के अंधेरों में आखिर कितने और रहस्य छिपे हुए हैं? मेरे अंकल कैटो एक सेमी ट्रक ड्राइवर है। उन्होंने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रक चलाया है, ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तक। मैं बचपन से ही उन्हें बहुत एडमायर करता था और अक्सर सोचता था कि हर जगह ट्रक चलाना कैसा लगता होगा। इसलिए जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे भी ड्राइविंग में इंटरेस्ट है, तो वो काफ़ी खुश हुए। मेरे हाई स्कूल ग्रेजुएशन में बस कुछ महीने बचे थे और अंकल कैटो ने कहा कि वो खुशी खुशी मुझे ट्रकिंग के सारे ट्रिक्स सिखाएंगे। अगले हफ्ते मेरे साथ एक ट्रिप पर चलोगे? मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूँ और वैसे भी सड़क पर अकेलापन बहुत लगता है। ये कहते हुए उन्होंने मेरे कंधे पर वैसे ही हाथ रखा जैसे बचपन में रखा करते थे, और मैं इस मौके को मना नहीं कर सका। हम फ्राइडे को निकले और भगवान का शुक्र था, क्योंकि उस दिन मेरा प्री टेस्ट था जिसमें मैं पक्का फेल होने वाला था। मैं अपना सामान भरा बैकपैक लेकर उस बड़े सेमी ट्रक की कैब में चढ़ गया। अंकल कैटो अपनी बड़ी सी मुस्कान के साथ बोले, चलने के लिए तैयार हो बच्चे? मैंने सर हिलाया और पैसेंजर सीट पर आराम से बैठ गया और अपने पैर डैशबोर्ड पर रख लिए। सब कुछ ध्यान से देखना, अब मैं तुम्हारा टीचर हूं, याद है ना? अंकल कैटो हंसते हुए बोले। मैंने उत्साह से जवाब दिया, गॉट इट अंकल, और मेरी नजरें सड़क पर टिकी रहीं। लेकिन कुछ घंटों बाद वही लंबी एक जैसी सड़क देखते देखते मेरी आंखें लग गईं। मैं गहरी नींद में था। तभी रात करीब 9 बजे सड़क के कुछ गड्ढों ने मुझे जगा दिया। मैं झटके से सीधा बैठ गया और बगल वाला डोर हैंडल पकड़ लिया। मेरी हालत देखकर अंकल कैटो हंस पड़े। क्यों, अच्छी नींद आई?
मैंने आंख मलते हुए खुद को रात के अंधेरे में एडजस्ट किया। हाँ, सॉरी, मेरा सोने का इरादा नहीं था। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था कि मैं सो गया था। अरे कोई बात नहीं, बल्कि तुम सही समय पर जागे हो, क्योंकि हम अभी एक बहुत अजीब जगह से गुजर रहे हैं। सच में? हम हैं कहाँ? हमारे सामने बस एक टूटा फूटा धुंधला हाईवे था। आसपास मुश्किल से कोई गाड़ी थी और सड़क के दोनों तरफ खड़े बड़े पेड़ चांदनी को पूरी तरह रोक रहे थे। ब्लैक टैवर्न, टेक्सास। अंकल कैटो ने मेरी तरफ भौं उठाकर देखा, जैसे उन्हें लगा हो कि मैं इस जगह को जानता हूं, लेकिन जाहिर है मैं नहीं जानता था। मेरे चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर वो बोले, बहुत छोटी जगह है, मुझे यहाँ से गुजरे लगभग 20 साल हो गए हैं, लेकिन आखिरी बार यहाँ की पॉपुलेशन 100 से भी कम थी। अरे, ये तो सच में बहुत छोटा टाउन है। अब समझ आ रहा था कि इस हाईवे पर इतनी वीरानी क्यों लग रही थी। मुझे खुशी थी कि अंकल कैटो मेरे साथ थे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे सड़क और ज्यादा अंधेरी होती जा रही थी। यहाँ वीरानी फैलने का एक और कारण भी है। ये जगह ठीक नहीं है। पिछली बार यहाँ आने के बाद मैंने सोचा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, लेकिन रोड पर चल रहे कंस्ट्रक्शन की वजह से मुझे कई मील पहले रूट बदलना पड़ा। अगर मुझे पता होता कि हमें इस टाउन से गुजरना पड़ेगा तो मैं दूसरा रास्ता ढूंढ लेता। अंकल कैटो ने सर हिलाया और नर्वस होकर स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां थपथपाने लगे। लेकिन क्यों? मैंने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब मैं भी घबराने लगा था। अंकल कैटो ने गहरी सांस ली और कुछ पल रुक गए, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि वो जरूरत से ज्यादा बोल चुके हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि यह बात समझ सको। उन्होंने फिर गहरी सांस ली और आगे बोलना शुरू किया। अब आगे की कहानी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। यह लगभग 2 दशक पहले की बात है, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे और मैं एक नया ड्राइवर था। मुझे ट्रक चलाते हुए बस 2 साल हुए थे। मेरे बॉस ने मुझे सैन डिएगो तक शिपमेंट पहुंचाने का काम दिया था। जहां हम अभी जा रहे हैं वहां से ज्यादा दूर नहीं। मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि वो मेरी पहली कैलिफोर्निया ट्रिप होने वाली थी और अब तक की सबसे लंबी ट्रिप भी। लेकिन क्योंकि मैं नया था, इसलिए मुझे रोड्स वैसे याद नहीं थे जैसे अब हैं। मुझे बार बार रुककर डायरेक्शन पूछनी पड़ती थी या मैप्स चेक करने पड़ते थे। तब जीपीएस जैसी चीजें नहीं थी। टेक्सास स्टेट लाइन पार करने के थोड़ी देर बाद मैंने एक गलत रास्ता ले लिया। शुरुआत में मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। वो हाईवे पहले जैसा ही लग रहा था। काफी गाड़ियां थीं, नए रोड साइन थे और यहां वहां कुछ दुकानें थीं। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, गाड़ियां गायब होने लगीं। हाईवे ज्यादा टूटा फूटा हो गया और पेड़ और घने होने लगे। सूरज डूब रहा था और चारों तरफ पहले से कहीं ज्यादा अंधेरा हो गया था। अब मुझे रोड साइड दिखने बंद हो गए थे। तब मैं सच में घबराने लगा। मुझे याद था कि पीछे कुछ सड़कें छूट गई थीं और मैं सोचने लगा कि मैं वापस जाकर उनमें से कोई रास्ता पकड़ लूं, बस किसी ऐसी सड़क पर पहुंच जाऊं जहां लोग हों। इतना कहकर अंकल कैटो ने रियर व्यू मिरर में देखा और सर हिलाया। मुझे आधा घंटा पहले ही कोई दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए था। मैं इस बेकार जीपीएस की बात बहुत ज्यादा मानता हूँ। इस मनहूस चीज ने कहा सीधा चलते रहो, और अब देखो हम कहाँ पहुंच गए। उन्होंने रेडियो के पास लगे जीपीएस को ऐसे घूरा जैसे अभी खिड़की से बाहर फेंक देंगे। अब तक मेरे हाथों में पसीना आ चुका था और मैं सीट के किनारे बैठा उनकी कहानी सुन रहा था। खैर, वापस उस रात पर आते हैं। मैंने सोच लिया था कि अब बहुत आगे आ चुका हूं। वापस जाकर किसी और सड़क पर खोने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं सीधा चलता रहा। मैं चलता रहा और चलता रहा जब तक कि रोड साइन पूरी तरह गायब नहीं हो गए। आखिरी साइन जो मैंने देखा वो बड़ा सफेद बोर्ड था, जिस पर बड़े अक्षरों में ब्लैक टैवर्न लिखा था और उसके नीचे पॉपुलेशन नंबर लिखा था।
उस साइन पर 100 लिखा देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। कम से कम अब मुझे समझ आ रहा था कि मुझे इतनी वीरानी क्यों महसूस हो रही थी। मैंने खुद से कहा, यहां से आराम से निकल जाऊंगा। ये पहला छोटा टाउन नहीं है जिससे मैं गुजरा हूं। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो टाउन खत्म ही नहीं हो रहा था। सड़क जैसे अनंत तक फैली हुई थी। मिनट बीतते गए लेकिन आसपास कुछ नहीं बदला। मुझे नींद आने लगी थी, लेकिन मैं इस अनजान जगह पर रुकना नहीं चाहता था। और तभी मैंने उसे देखा। एक और रोड साइन, छोटा सा पीला साइन। मैं उस साइन को देखकर थोड़ा खुश हुआ और एक्सीलरेटर थोड़ा और दबा दिया। लेकिन जब मैं उस साइन के पास पहुंचा तो मैं पहले से भी ज्यादा परेशान हो गया। वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग साइन था। वही साइन जिसमें चलते हुए आदमी का निशान होता है और नीचे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग लिखा होता है। मैंने स्पीड कम की, ध्यान से देखा और हाँ, वो वही था। मैं सोच में पड़ गया। इतनी सुनसान जगह पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग साइन क्यों होगा? मतलब यहां तो आसपास कुछ भी नहीं था। मैं इतना सोच में डूब गया था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं किसी चीज से टकराने वाला हूं। जैसे ही ट्रक झटका खाकर मुड़ा, मुझे समझ आ गया। मुझे पता चल गया था कि मैंने किसी चीज को टक्कर मारी है और झटके से लग रहा था कि शायद वो कोई इंसान था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाए और ट्रक चीखती हुई आवाज के साथ वहीं रुक गया। और बेटा, मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना नहीं डरा था। मैं करीब आधा मिनट वहीं बैठा खुद को कोसता रहा। अभी कुछ मिनट पहले ही पेडेस्ट्रियन साइन देखा था और अब शायद मैंने किसी इंसान को कुचल दिया था। खुद को हर गंदी गाली देने के बाद मैंने दरवाजा खोला और कैब से बाहर कूद पड़ा। शिट शिट शिट, मैं चिल्लाया और ट्रक के पीछे की तरफ भागा। मुझे ट्रेलर के पीछे सड़क पर एक काली मुड़ी तुड़ी आकृति दिखाई दे रही थी। वो टेल लाइट्स की लाल रोशनी में डूबी हुई थी। पहले मुझे लगा वो खून है और मैं और तेजी से भागने लगा। हे भगवान, तुम ठीक तो हो ना? मैं उसके करीब पहुंचते हुए चिल्लाया। मैं बस उससे कुछ फीट दूर था। तभी वो इंसान, या वो जो भी था, हिलने लगा। मैंने उसकी काली पीठ को ऊपर उठते देखा और पहले मुझे लगा उसने लेदर जैकेट पहनी हुई है। लेकिन जब वो अपने घुटनों के सहारे उठने लगा तब मुझे समझ आया कि वो जैकेट नहीं थी, वो उसकी खाल थी। पूरे शरीर पर काली चमड़े जैसी नंगी स्किन थी। चारों तरफ बस टेल लाइट्स की लाल रोशनी थी, इसलिए मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और वहां खून का एक कतरा भी नहीं था, जैसा मैंने सोचा था। वो इंसान, या जो भी था, धीरे धीरे अपने घुटनों से उठ खड़ा हुआ। मैं उसे घूरता रह गया। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो मुझसे कम से कम 2 फीट लंबा था। जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ा, मेरा गला सूख गया। अब वो रोशनी के काफी करीब आ चुका था और मैं उसे साफ देख पा रहा था। मेरे सामने एक ऐसी चीज खड़ी थी जिसका पूरा शरीर काली चमड़े जैसी स्किन से ढका था। शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं था और वो बहुत लंबा था। और सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा ही नहीं था। और जैसे ही उसने अपनी लंबी सुई जैसी उंगलियां मेरी तरफ बढ़ाई, मेरी दबाई हुई चीख बाहर निकल गई। वो लगातार मेरी तरफ हाथ बढ़ाता रहा, जबकि मैं पूरी ताकत से चीख रहा था और वहीं जड़ बन चुका था। और तभी मैं पलटा और जितनी तेजी से कोई इंसान भाग सकता है, उससे भी तेज ट्रक के कैब की तरफ भागा। मैं अंदर घुसा और दरवाजे को जोर से बंद किया। नहीं नहीं, मुझे यहां से निकलना होगा, अभी निकलना होगा। मैं घबराहट में ट्रक को ड्राइव में डालने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही मैंने गियर लगाया, सब कुछ अंधेरा हो गया। लाइट्स बंद, रेडियो बंद, इंजन भी बंद हो चुका था। ये क्या बकवास है? मैंने डैशबोर्ड पर मुक्का मारते हुए कहा। मैं पागलों की तरह कीज घुमा रहा था। ट्रक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और तभी मैंने उसे सुना, जैसे कोई
नाखून चॉकबोर्ड पर घिस रहा हो या ट्रेलर की बॉडी पर। मैं इधर उधर देखने लगा, ये जानने की कोशिश में कि वो चीज कहाँ है। और फिर मैंने उसे साइड मिरर में देखा। उसका आधा शरीर ही दिखाई दे रहा था क्योंकि वो बहुत लंबा था, लेकिन मैं उसकी लंबी उंगलियां ट्रेलर पर घिसते देख सकता था और उनसे चिंगारियां निकल रही थी। वो सीधे मेरे दरवाजे की तरफ आ रहा था। मैंने तुरंत दरवाजा लॉक किया और सीट से कूदकर कैब के पीछे भाग गया जहां मेरा बेड था। कसम से मेरी धड़कन शायद जिंदगी में कभी इतनी तेज नहीं हुई थी। मैं स्लाइडिंग पार्टीशन के पीछे छिप गया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई छोटा बच्चा गुस्से वाली मां से छिपता है। जैसे ही मैंने ड्राइवर साइड विंडो के पास हलचल देखी, मैं और नीचे झुक गया। मुझे एक सर विंडो के पास दिखाई दिया जो पूरे 90 डिग्री तक मुड़ गया, और मैं कसम खाकर कहता हूं उस चीज का चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे घूर रहा है। वो बस खिड़की के बाहर खड़ा रहा, बिना हिले, जैसे वो सांस भी नहीं ले रहा हो। मैं कभी डरपोक नहीं रहा और तुम जानते हो ये बात, लेकिन तब तक मैं रोने लगा था। और जब उस बिना चेहरे वाले सर के पास एक लंबा काला हाथ दिखाई दिया तो मैं और ज्यादा टूट गया। उसने अपनी उंगलियों से ग्लास पर टैप करना शुरू किया। उसकी उंगलियां इतनी नुकीली थीं जैसे चाकू हों। धीरे धीरे टैपिंग बंद हुई और वो ग्लास पर गोल गोल सर्कल बनाने लगा। उसकी उंगलियां उस सर्कल में और तेजी से घूमने लगी, जैसे कोई ड्रिल लकड़ी को काटती है। ऐसा लग रहा था जैसे सदियां गुजर गई हों और मैं वहीं जमा बैठा हूं। लेकिन जैसे ही मुझे समझ आया कि वो क्या कर रहा है, मैं तुरंत अपने हाइडिंग स्पॉट से बाहर कूद पड़ा। वो चीज ग्लास में छेद काट रही थी, और जब तक मैं ड्राइवर सीट पर वापस पहुंचा, वो लगभग ग्लास के आर पार पहुंच चुका था। मैंने कांपते हाथों से कीज इग्निशन में डाली और पूरी उम्मीद से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, और किस्मत से वो स्टार्ट हो गया। जब तक उस चीज ने अपना हाथ विंडो के छेद के अंदर घुसाया, तब तक मैंने ट्रक को ड्राइव में डाल दिया था। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे को छूकर गईं, लेकिन बस एक पल के लिए, क्योंकि मैं तेजी से वहां से निकल चुका था। मुझे अपने गाल पर जलता हुआ दर्द महसूस हो रहा था और उससे बहता खून भी, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की और एस्केलेरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। रियर व्यू मिरर में आखिरी बार देखकर मैं फिर लगभग रो पड़ा। वो चीज मेरा पीछा कर रही थी। उसकी लंबी पतली टांगें 1-1 मीटर के कदम ले रही थी। मैंने ट्रक को जोर से हिलते महसूस किया क्योंकि वो ट्रक के ऊपर कूद चुका था, लेकिन मैं उसे वहां टिके रहने देने वाला नहीं था। मैंने पहले एक्सीलरेटर दबाया और फिर अचानक ब्रेक लगा दिया, और वो काम कर गया। वो चीज विंडशील्ड से फिसलती हुई ट्रक के हुड पर आ गिरी, और जैसे ही मुझे यकीन हुआ कि वो सड़क पर ठीक मेरे सामने है, मैंने ट्रक सीधे उसके ऊपर चढ़ा दिया। मुझे डर था शायद कुछ टायर फट जाएंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक आखिरी चीख सुनाई दी, पहले की हर आवाज से ज्यादा डरावनी और ज्यादा तेज, और उसके बाद मैं उसे पीछे छोड़ चुका था। अगले 20 मील तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंकल कैटो ने अपनी लंबी कहानी खत्म की और स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा, जैसे कहानी को अंतिम मोहर दे रहे हों। मैं उन्हें बस घूरता रह गया। मेरा मुंह खुला रह गया था और मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। पहले तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन फिर अचानक हंस पड़ा। कमाल की कहानी थी अंकल, मानना पड़ेगा। आपने तो सच में मुझे डरा दिया। उन बाकी अर्बन लेजेंड से तो कहीं बेहतर थी जो आप मुझे सुनाया करते थे। मैं मजाक नहीं कर रहा केविन, उन्होंने मेरी बात बीच में काटते हुए कहा। लेकिन मैं अपने अंकल को जानता था, उन्हें मजाक करना बहुत पसंद था। हाँ हाँ, रात है, अंधेरा है और सुनसान हाईवे है। डरावनी कहानी बताने के लिए परफेक्ट माहौल है। मुझे तो ये बिल्कुल भी सच नहीं लगी। मैंने भौं उठाई, हल्का सा हंसा और आराम से सीट पर पीछे टिक गया। ठीक है, मत मानो, जो तुम चाहो वो सोचो।
अंकल कैटो की बात अचानक ट्रक के नीचे आए एक जोरदार बम से कट गई। उन्होंने तुरंत ब्रेक मार दिया। ये क्या था? मैंने पूछा, क्योंकि उस झटके ने मुझे आगे की तरफ धक्का दे दिया था। लेकिन अंकल कैटो ने जवाब नहीं दिया। जीपीएस स्क्रीन की रोशनी में मैं उनके चेहरे पर चमकता पसीना देख सकता था। वो बिना हिले सामने देख रहे थे। मैंने भी उनकी नजरों का पीछा करते हुए सामने की तरफ देखा। सड़क के किनारे कुछ मीटर दूर एक साइन बोर्ड खड़ा था और उस पर लिखा था पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। हम दोनों ने एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ देखा और उसी पल ट्रक की लाइट्स बंद हो गईं और इंजन शट ऑफ हो गया। और तभी मैंने अंकल से कहा, अंकल कैटो, अब मैं ट्रक ड्राइवर नहीं बनना चाहता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना। कमेंट्स में अपने फीडबैक भी ज़रूर देना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।